नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। 4 जून के नतीजों से पहले एग्जिट पोल के आंकड़े आ गए हैं और सारे पोल में मोदी सरकार हैट्रिक लगाती दिख रही है, जबकि इंडिया गठबंधन के लिए कहीं कोई उम्मीद नजर नहीं आती एग्जिट पोल्स में। लेकिन इंडिया गठबंधन का अपना दावा है, कांग्रेस का दावा है कि 4 जून को एग्जिट पोल के आंकड़े गलत साबित होंगे। राहुल गांधी ने डंके की चोट पर कहा है कि इंडिया गठबंधन 295 सीटें जीतेगा। मतलब इंडिया गठबंधन को अपनी सरकार बनने का भरोसा है। 295 वर्सेस 400 सीटों की लड़ाई के बीच ही आज पीएम मोदी ने सरकार के अगले 100 दिन के एजेंडे पर बैठक की है। तो उधर कांग्रेस ने भी अलग अलग राज्यों में अपने नेताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग की है। लेकिन सवाल यह है कि एग्जिट पोल पर इंडिया गठबंधन को भरोसा क्यों नहीं है और राहुल गांधी के 295 सीटों के दावे का आधार क्या है, इस पर बात करेंगे। तमाम पार्टियों से नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। एक बड़ी खबर यह है कि इंडिया गठबंधन के नेता चुनाव आयोग पहुंच गए हैं। ब्रेकिंग न्यूज, पोस्टल बैलेट के मुद्दे पर चुनाव आयोग से शिकायत की है इंडिया गठबंधन के नेताओं ने। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा पोस्टल बैलेट की गिनती पहले करना अनिवार्य है। तो एक बड़ी खबर आ रही है, देखिए। और इसी बीच एक और खबर आ रही है, चुनाव आयोग पहुंचा इंडिया अलायंस, तीसरी बार पहुंचा है। पोस्टल बैलेट परिणाम में निर्णायक, ये कहा अभिषेक मनु सिंघवी ने। वो कह रहे हैं 2019 में चुनाव आयोग ने नियम हटाया और वो कह रहे हैं कि पोस्टल बैलेट की गिनती पहले हो, उसके बाद ही कुछ होना चाहिए। यहां पर अगर अभिषेक मनु सिंघवी की बाइट आ गई हो तो पीसीआर सुनाइए। गाइडलाइंस द्वारा किसी रूल को नहीं बदला जा सकता। जो पुरानी गाइडलाइंस थी 2019 वाली जो मैंने बताई अभी आपको, उसको हटा दिया है, उसको निरस्त कर दिया है। और इसका बड़ा सरल और सीधा परिणाम ये होता है कि ईवीएम की पूरी गणना हो जाए अंत तक, तब तक भी पोस्टल बैलेट की निर्णय की घोषणा करना अनिवार्य नहीं रहा है। और देखिए एक और बड़ी खबर है, मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ेंगे, लेकिन पहले यह खबर देख लीजिए। इंडिया गठबंधन के डेलीगेशन के बाद अब बीजेपी नेता भी चुनाव आयोग पहुंच गए हैं। निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल पहुंचे हैं चुनाव आयोग। ये बड़ी खबर आ रही है। तो एक तरफ इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए के भी नेता, दोनों पहुंच गए हैं चुनाव आयोग। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ कुमार विक्रांत फिलहाल जुड़ रहे हैं और थोड़ी देर में मेरे साथ आनंद प्रकाश पांडे भी जुड़ेंगे। पहले कुमार से बात करते हैं इंडिया गठबंधन के नेताओं के चुनाव आयोग जाने पर। कुमार, बताइए क्या जानकारी है, क्या चाहता है इंडिया गठबंधन चुनाव आयोग से? ये देखिए, इंडिया गठबंधन के नेताओं की जो कल मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बैठक हुई थी, वहाँ यह तय हुआ था कि चुनाव आयोग से टाइम मांगा जाए और आज 4:30 बजे का उनको टाइम मिला। और उसके पीछे वजह यह है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं का मानना है कि जो पोस्टल बैलेट हैं उनकी जो गिनती है वो ईवीएम की गिनती से पहले पूरी हो जानी चाहिए, क्योंकि उनका ये मानना है कि बिहार में बाद में गिनती की गई और उनका कहना है कि इसमें धांधली की आशंका हो सकती है। इसलिए वो चाहते हैं कि पोस्टल बैलेट की गिनती जिस तरीके से पहले हुआ करती थी वो पहले हो जाए, उसके बाद ईवीएम की गिनती हो। और दूसरी उनकी अहम मांग है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हैं वीवीपैट की पर्चियों को गिनने को लेकर और तमाम जो गाइडलाइंस मतगणना को लेकर के दी हैं उसका पूरी तरह से पालन किया जाए, इसके लिए चुनाव आयोग पूरी तरह से ध्यान रखे। तो इन बातों को लेकर के चुनाव आयोग पहुंचे थे इंडिया गठबंधन के नेता और अब वो यहाँ से निकल गए हैं। और उनका कहना है कि चुनाव आयोग ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी बात पर विचार करेगा ही नहीं बल्कि उसको मानेगा। और जो बात आप कह रहे हैं कि गाइडलाइन है ऐसी और उनका पालन किया जाए तो वो पालना की ही जा रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका कुमार इन तमाम जानकारियों के लिए। तो चुनाव आयोग पहुंचे इंडिया गठबंधन के नेता और उन्होंने वहां पर कुछ मांगे की हैं और अब देखना है चुनाव आयोग उस पर क्या रिएक्शन देता है। लेकिन आनंद प्रकाश पांडे जुड़ चुके हैं, तो बताइए पीसीआर मुझे, आनंद प्रकाश पांडे के पास भी जाएंगे कि आखिर बीजेपी के नेता क्यों गए हैं चुनाव आयोग और वो कहां क्या मांग कर रहे हैं। लेकिन इस बीच क्योंकि हम बात कर रहे हैं अब की बार 295 या 400 पार, तो क्यों 295 का आंकड़ा दिया है राहुल गांधी ने, वो क्या कह रहे हैं? 400 पार का जो दावा है बीजेपी का, क्या वो सही साबित होगा? आइए इस पर बात करेंगे। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन पहले मैं आपको सुनाता हूं राहुल गांधी ने क्या दावा किया है 295 सीटों को लेकर, वो दिखाइए पीसीआर। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। थैंक यू। कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। थैंक यू। कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। और देखिए इसके बाद क्या कहा रविशंकर प्रसाद ने, क्या जवाब दिया वो भी देखिए।
सपने देखते हैं उस पर कोई पाबंदी नहीं है। कांग्रेस की हालत इसीलिए हुई है और आगे और होगी क्योंकि दिन में सपना देखना इन्होंने बंद नहीं किया है। जमीन पर काम करें, जनता का विश्वास जीतें, खाली मोदी जी की आलोचना और गाली गलौज बंद करें। एक बार आप कांग्रेस नेता जयराम रमेश को भी सुनिए, फिर अपने मेहमानों के पास चलते हैं। हर राज्य में जो राजनीतिक स्थिति है, चुनाव के पहले चुनाव के बाद, उस पर बातचीत हुई, विश्लेषण हुआ, मजबूत सीटों पर, कमज़ोर सीटों पर, जहां हम लड़ाई में हैं उन सीटों पर, और 2 घंटे के बातचीत के बाद सभी लोगों ने इस एक सामूहिक नतीजे पर वो पहुंचे कि इंडिया गठबंधन को 295 सीटों से कम मिलना बिल्कुल असंभव है। और देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, आशुतोष वर्मा जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और मेरे साथ शंभुनाथ शुक्ला जुड़ चुके हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मेरे साथ पार्थो हैं, सेफोलॉजिस्ट, डेटा मुशाई के नाम से आप इनको जानते हैं। अजय आलोक ज्वाइन कर रहे हैं मुझे बीजेपी से थोड़ी देर में। आप सभी लोगों का स्वागत है। लेकिन आनंद प्रकाश पांडे मुझे स्क्रीन पर दिख रहे हैं, सीधे आनंद के पास चलते हैं। आनंद, अभी अभी इंडिया गठबंधन पहुंचा चुनाव आयोग और उन्होंने 2-3 मांगे की हैं, लेकिन अब हमें खबर यह भी मिल रही है कि वहां पर बीजेपी के नेता भी पहुंचे हैं। बताइए, बीजेपी के नेता चुनाव आयोग क्यों गए? जी देखिए, बीजेपी के 2 वरिष्ठ मंत्री निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल चुनाव आयोग पहुंचे हैं। उनके साथ साथ संजय मयूख है जो बीजेपी के मीडिया के सह प्रभारी हैं। दरअसल जयराम रमेश ने जो बयान दिया था और जो चिट्ठी लिखी थी उन्होंने चुनाव आयोग को, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमित शाह ने डीएम से फ़ोन पे बात की, लगभग 150 डीएम से फ़ोन पे बात की है। एक ये वाला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि जो एग्जिट पोल्स को जो कहा गया था कि मोदी मीडिया का पोल है, राहुल गांधी ने जो कहा था, इसके अलावा जो पोस्टल बैलेट की गिनती को लेकर जो अपोजिशन ने मांग की है कि पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाए और उसके बाद ईवीएम से काउंटिंग की जाए। ये 3-4 ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर अब बीजेपी के जो दोनों मंत्री हैं वो भी चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि जो बयान दिया गया जयराम रमेश की तरफ से वो पूरी चुनाव जो प्रक्रिया और प्रणाली है उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है। एग्जिट पोल्स में सरकार का कोई लेना देना नहीं है, वो स्वतंत्र एजेंसीज ने किया, तो ऐसे में उसको मोदी मीडिया का एग्जिट पोल करना वो ठीक नहीं है। और तीसरी बात का है, ये बीजेपी ये मांग लेकर गई है कि जो पोस्टल बैलेट की गिनती है, जो पिछली बार से बिहार चुनाव जो शुरू की गई थी कि पहले जो जरूरी पोस्टल बैलेट है उनकी गिनती कर ली जाए, और अगर ईवीएम की गिनती के बाद अगर वोट्स किसी के कम पड़ते हैं या हार जीत तय नहीं हो पाती है, डिफरेंस बहुत कम रहता है, तब पोस्टल बैलेट की गिनती की जाए। तो इन 3-4 मांगों को लेकर बीजेपी के जो नेता हैं, मंत्री हैं, चुनाव आयोग के पास गए हैं। चुनाव आयोग की जो फुल बेंच है उनके सामने अपनी मांग रख रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका आनंद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, आज बीजेपी के नेता चुनाव आयोग पहुंचे हैं, उससे पहले इंडिया गठबंधन के नेता चुनाव आयोग पहुंचे हैं। सब चुनाव आयोग से अपनी अपनी मांगे कर रहे हैं। लेकिन शुरुआत में सुरेंद्र राजपूत जी आपसे करता हूं। सुरेंद्र राजपूत जी, क्या मांगे भाई चुनाव आयोग से? आप लोग क्या चाहते हैं, बताइए। भाई, हम निष्पक्ष, गौरव भाई, पारदर्शी व्यवस्था चाहते हैं और हम लोग प्रतिपक्ष में हैं। हमारे लिए चुनाव आयोग हो या कोई भी संवैधानिक संस्था हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हमारे लिए एक माई बाप की तरीके से है और हम उस पर अपनी शिकायतें, अपनी बातें, अपनी इच्छाएं, तीनों चीजें लेकर के जा सकते हैं। हाँ, सत्ता पक्ष क्यों गया है? सत्ता पक्ष ये बताने के लिए गया है कि जयराम रमेश जी ने आरोप लगाया था कि 150 डीएम से बात करी या नहीं करी, आप ये कह दीजिए हमने नहीं करी। आप उसमें चुनाव आयोग में क्या करने चले गए? हमने कहा साहब उसके जो है पोस्टल बैलेट आप पहले गिन लीजिए, तो क्या पोस्टल बैलेट पहले गिनने से कहीं कोई संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा? आप मुझे बताइए। अगर पोस्टल बैलेट गिन लिए जाते हैं तो नुकसान क्या है? आप भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव आयोग सिर्फ इसलिए गए कि वहां जाकर के वो दबाव कि जो भी भारतीय क्या नाम ये इंडिया गठबंधन के लोग आए थे आपके पास, उनकी कोई बात आप मत सुनिए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को आप मत मानिए। ये सारी बातें, हमारा आरोप है उनके ऊपर कि वो ये बातें करने गए थे। हमारा तो भाई, हम तो प्रतिपक्ष के लोग हैं, हम मीडिया के पास नहीं आएंगे। अच्छा, रही बात जैसे मोदी क्या नाम राहुल जी ने कहा कि मोदी जी का फैंटेसी एक ये एग्जिट पोल है, इसमें ये कौन सा देश के विरुद्ध कानून हो गया या देश के विरुद्ध बात हो गई या मोदी जी के विरुद्ध बात हो गई कि भाई फैंटेसी पोल है। फैंटेसी पोल तो एक शब्द है, उस शब्द को लेकर के अगर आप चुनाव आयोग जाना चाहते हैं तो आप दूसरी या तीसरी कक्षा के उस बच्चे की तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, जो बच्चा कहता है कि मम्मी मम्मी मेरी टॉफी छीनने की बात कर रहा है ये आदमी।
तो अगर आप इस तरीके से नहीं, भारतीय देखिए, जनता अब इस पर पार्टी जवाब देने के लिए अजय आलोक जुड़ रहे हैं, थोड़ी देर में जवाब देंगे। लेकिन डॉक्टर आशुतोष वर्मा, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहता हूं इससे पहले कि बीजेपी वाले आए और उनको जवाब दें आपका। ये तो बात हो गई चुनाव आयोग जाने की, चुनाव आयोग जो करेगा देखा जाएगा, लेकिन तमाम एग्जिट पोल्स ये कह रहे हैं कि एनडीए को यहां पर मेजॉरिटी मिलती दिख रही है, एनडीए सरकार बनाता दिख रहा है। उसके बाद इंडिया गठबंधन अगर 295 सीटों का दावा कर रहा है तो जाहिर सी बात है आपने भी कोई पोल किया होगा, तो आपका पोल क्या है वो बताइए जरा। नहीं गौरव जी, बिल्कुल जो देश के प्रमुख चैनल हैं उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट एजेंसी से एग्जिट पोल कराया। इसके अलावा भी बहुत से एग्जिट पोल हैं जो शायद इस रूप से भारत में अभी इतनी न्यूज़ चैनल में मेन मीडिया पे नहीं देख रहे हैं, लेकिन वहाँ हर जगह भारतीय जनता पार्टी को इतनी ज़्यादा बड़ी सीट नहीं दिखाई जा रही है। और खासकर मैं उत्तर प्रदेश के लिए बता दूं, उत्तर प्रदेश की फाइट इतनी क्लोज है कि हार जीत का अंतर जो है वो 25-30 हजार के वोटों में होगा। तो वहां पे लगातार इंडिया गठबंधन को 10 से 11 सीटें देना और भारतीय जनता पार्टी को 71 सीटें देना, ये कहीं से ना हमारे पोल में ना ही कांग्रेस पार्टी के अपने इंटरनल पोल्स में आ रहा है। हम लोग बहुत अच्छे और कंफर्टेबल मार्जिन से लगभग आधी से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में हम लोग जीतने जा रहे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है कि हम 8 या 10 सीटें जीतेंगे। नहीं तो उसका इसलिए हम कारण इतना क्या कह रहे होगा? हैं। अगर आपकी इतनी सीटें आ रही हैं तो उसके पीछे का कारण क्या है? नहीं, उसका कारण बहुत साफ है। इस देश में पहली बार और पहली बार नहीं लेकिन बहुत सालों बाद मैं कहूं कि मुद्दे आधारित चुनाव हुए हैं। कहीं भी किसी प्रकार की कोई लहर नहीं रही है, कोई किसी प्रकार से कोई नेशनलिज्म नहीं रहा है, छद्म राष्ट्रवाद जैसे मुद्दे नहीं है, और चुनाव सिर्फ रोटी कपड़ा मकान बेरोजगारी इस पे चुनाव हुआ है। और कहीं ना कहीं 10 साल से इस देश की जनता ने जब अपने आप को अच्छे दिन के नाम पे ठगा पाया तो भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल गई है। लगातार बेरोजगार नया वोटर्स पहली जॉब की आशा में हमारे पास खड़ा हुआ है। ठीक है, महिलाएं जिनको 1 लाख रुपए का जैसे आते हैं वो मुझे बताइएगा, क्योंकि बीजेपी मिला वो हमारे साथ यहाँ खड़ी पर हुई है। बीजेपी के ऊपर 2-3 सवाल उठ गए। लेकिन शंभुनाथ शुक्ला जी के पास तब तक मैं जाता हूं। शंभुनाथ शुक्ला जी, आपका पत्रकारीय विश्लेषण क्या कहता है? क्या जैसा कि डॉक्टर आशुतोष वर्मा कह रहे हैं कि मुद्दे पर चुनाव हुआ है, क्या पैन इंडिया कोई ऐसा मुद्दा था जिसने वोटर्स को इस मुद्दे पर बांटा हो कि इधर चुनाव करना है, इधर वोट डालना है, उधर वोट नहीं डालना है? क्या आपको लगता है कि जो इस बार की जो थोड़ी सी बोरिंग इलेक्शन जिसको कहा जा रहा है, साइलेंट इलेक्शन कहा जा रहा है, क्या आपको लगता है कि ये वाकई यहां पर कोई ऐसा करंट था इस इलेक्शन में? देखिए, इस बार चूंकि वोटिंग परसेंटेज भी बहुत कम रहा है, इसलिए ये तो जाहिर है कि शायद कोई लहर नहीं थी। जरूर एक निश्चित तौर पे मोदी बीजेपी के एक चेहरा थे, और दूसरी तरफ से अपोजिशन में इंडिया ब्लॉक में राहुल गांधी दिखाए जा रहे थे, बाकी कोई नहीं। तो इस तरह मान सकते हैं कि एक शंभू जी, लग रहा है संपर्क टूट गया, आपसे आपके पास आता हूं। लेकिन इस बीच देखिए, बीजेपी कह रही है 400 पार होंगे, इंडिया गठबंधन कह रहा है 295। मेरे साथ डेटा मुशाए हैं, उनका डेटा चर्निंग क्या कहता है ये भी जान लेते हैं। पार्था, आपके हिसाब से ये एग्जिट पोल्स जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, आखिर कहां पीछे छूट गया इंडिया गठबंधन? नहीं, देखिए, मैक्सिमम इश्यूज जो था नेगेटिव, मतलब आप समझ लीजिए बेरोजगारी हाँ इशू है, आप समझ लीजिए महंगाई एक इश्यूज है, ये सब इश्यूज है। लेकिन इलेक्शन जीतने के लिए आपको पॉजिटिव वोट चाहिए। मतलब क्या है, जब एक वोटर जब मैं बेरोजगार हूँ इसीलिए मैं इसको हराने के लिए वोट कर रहा हूँ, सिर्फ यही वोटिंग हो रहा है। पॉजिटिव वोटिंग आप जितना क्रिएट कर सकते हैं, हाँ मुझे कांग्रेस को वोट करना है या मुझे राहुल गांधी को पीएम बनाना है, इस टाइप का एक पॉजिटिव वोटिंग का जरूरत था, नंबर 1। नंबर 2, देखिए कम्युनिकेशन में मुझे लग रहा है मतलब मैं जब घुमा हूँ समझ लीजिए यूपी बिहार में, समझ लीजिए आप बोल रहे 8,500 रुपये 1 लाख रुपया एक महिला का खाते में जाएंगे, लेकिन उनको मालूम नहीं है जो कर्नाटक में समझ लीजिए जो ऑलरेडी 2,000 रुपये पर महीने जाता है। तो क्या होता है जो काम बोलना चाहिए था, ये जो काम है ऑलरेडी कुछ स्टेटों में, चिरंजीवी आपका हेल्थ स्कीम जो राजस्थान में हो चुका है, वही चीज ऑल इंडिया लेवल में अभी करने जा रहा है। तो जो कम्युनिकेशन है, जो हाँ मैं पहले ये स्टेट में कर चुका हूँ, फ्री बस सर्विस आगा बिहार में आरजेडी का जो प्रॉमिस था फ्री बस सर्विस, ठीक है, तो आप देखेंगे जी हाँ वो ऑलरेडी कर्नाटक का, तेलंगाना, दिल्ली में चल रहा है, यह चीज अभी इंप्लीमेंट होने वाला है। तो क्या लोगों को ज्यादा थोड़ा आश्वासन ज्यादा होता था जी ये चीज होने वाला, प्रॉमिस तो है लेकिन प्रॉमिस फुलफिल कैसे करेंगे, वो अगर रोड मैप और थोड़ा ज्यादा दे देते था तो मुझे लग रहा है एक पॉजिटिव और नैरेटिव बिल्डअप हो सकते थे। ठीक है, ये बड़ी बात कही आपने कि नैरेटिव पॉजिटिव आता तो शायद और कुछ यहाँ पे बिल्डअप होता। डॉक्टर अजय आलोक बीजेपी से हमारे साथ आ चुके हैं। डॉक्टर अजय आलोक, आपका भी स्वागत है। आप थोड़ी देर से आए, तब तक सुरेंद्र जी और आशुतोष जी बोल चुके। 2 आरोप है आपके ऊपर। एक तो ये कि चुनाव आयोग से अगर पोस्टल बैलेट पहले गिनती करा लेते हैं तो दिक्कत क्या है इसमें, बीजेपी को क्या दिक्कत है? एक सवाल ये आपसे। दूसरा
दूसरा, डॉक्टर आशुतोष कह रहे हैं कि कोई लहर नहीं है, कुछ नहीं है, 295 सीटें हमारी आ रही हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन के इन दोनों आरोपों पर, दोनों सवालों पर जवाब आपका। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताता हूं कि चुनाव आयोग अपने नियमों के तहत गिनती करवाता है, चाहे वो पोस्टल बैलेट की गिनती करवाए, चाहे वो ईवीएम मशीन्स की गिनती करवाए। चुनाव आयोग को निर्देशित करने वाले ना मैं कोई होता हूं, ना बीजेपी कोई होती है, ना कांग्रेस कोई होती है। कांग्रेस को ये गलतफहमी है कि वो चुनाव आयोग को निर्देशित कर सकती है, क्योंकि पहले भी वो लगातार चुनाव आयोग को निर्देशित ही करते रही है। तो ये व्यवस्था देश में अब बदल गई है। दूसरी बात कि हम चुनाव आयोग आज इसलिए गए थे क्योंकि दो बहुत गंभीर बातें हुई हैं जो इस भारतीय लोकतंत्र के सिस्टम पे सवाल खड़ा करता है। और ऐसी पार्टी अगर हमारे प्रमुख विपक्षी पार्टी बनी हुई है देश के लिए, तो ये देश की सेहत के लिए ठीक नहीं है। और चुनाव आयोग को गंभीरता से इसका संज्ञान लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे ऐसे लोगों पे, जयराम रमेश जैसे लोगों पे, जिन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने डीएम को फोन लगाया है। नहीं, कि मजाक चल रहा है क्या? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि अगर नहीं लगाया तो मना कर दीजिए, आप चुनाव आयोग क्यों चले गए? पद है, एक प्रतिष्ठा है। सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है चुनाव आयोग इसलिए गया क्योंकि ऐसे आरोप लगाने से छवि धूमिल होती है देश की भी। मना तो क्यों, इसमें मना करने की जरूरत क्या है? उन पे कार्रवाई होनी चाहिए कि इस तरह के द्वेषपूर्ण आरोप आपने लगाए कैसे? इससे देश की छवि पूरे राष्ट्र में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खराब होती है। आप भारतीय लोकतंत्र पे एक सवाल उठा रहे हैं। आपने पहले भी किया है। एआई ओपन इंटेलिजेंस के तहत हम जान चुके हैं कैसे विदेशी ताकतें यहां भारतीय लोकतंत्र पे चुनाव को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही हैं। ये रिपोर्ट आई है। राहुल गांधी विदेशों में जाके विदेशी शक्तियों को कहते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में इंटरफेयर करो, और उसके बाद आप गृह मंत्री पे ये सवाल उठाते हैं और आपको छोड़ दिया जाए। आप लोग, एक मिनट, आप बताइए, आपने जरा ओपिनियन पोल, सर्वे पोल करवाया, इसको कह दिया पीएम मोदी का मैजिक पोल है। इसमें पीएम कहां से आ गए? ये इंस्टीट्यूशंस को खड़ा करके भारतीय लोकतंत्र पे सवाल उठा रहे हैं। इससे देश की छवि खराब हो रही है। ये कोई मामूली बात नहीं है। अच्छा, जल्दी से समाजवादी पार्टी की हवा, इनकी हवा चल रही है दोस्तों, हवा तो निकल गई। राहुल निकल गई, हवा बची कहां है? 295 सीट। परसों रिजल्ट आना, आपको ओपिनियन पोल नहीं मानना मत मानिए, घर में बैठिए आराम से। एग्जिट पोल कितने जीत रहे हैं? 295। देखिए, एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल्स नहीं होते हैं। कोई भी समझदार व्यक्ति यही कहेगा कि एग्जिट पोल एक दिशा दिखाते हैं कि चुनाव किस तरफ जा रहा है। तो सारे एग्जिट पोल दिशा दिखा रहे हैं कि प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। आपको नहीं मानना, आप मत मानिए, 4 तारीख का इंतजार कीजिए। तो लगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी का मैजिक पोल है, अपने प्रदेश अध्यक्षों से बुलवा रहे हैं फोन पर। ही बच्चा है क्या कि जैसे पूछाया नहीं जाता क्लासरूम में कि इनसे पूछ लीजिए हुआ कि नहीं, उनसे पूछ लीजिए हुआ कि नहीं? बच्चों का खेल बना दिया इसको। ठीक है, मैं जरा सुरेंद्र राजपूत से जवाब लेता हूं। सुरेंद्र राजपूत, बताइए भाई, जयराम रमेश जी क्यों देश की इमेज को खराब कर रहे हैं? बताइए। सवाल, अगर देश की इमेज खराब होती हो तो प्रधानमंत्री जी के वक्तव्यों से तो बड़ी देश की इमेज बन रही है। जय आलोक जी की, जहां मुजरा कर रहा है विपक्ष, मंगलसूत्र छीन रहा है विपक्ष, कांग्रेस की विधवा को रुपया जा रहा है, भैंसे चुरा ले रहा है विपक्ष। इससे तो बड़ी इमेज, क्या नाम, सरकार की बड़ी बन रही है, दुनिया में बड़ी इमेज जा रही है। जय आलोक जी, अरे हमारा एक प्रश्न था, हमको किसी की जानकारी हुई, आप ने उसको कह दीजिए कि नहीं साहब हमने नहीं किया, आप प्रमाण लाइए। और आपको उसके ज्यादा भी, आप देश के गृह मंत्री हैं, एफआईआर कराइए जाकर। दूसरी बात, अगर हम पोस्टल बैलेट को ये कह रहे हैं कि साहब आप पहले गिन लीजिए, तो दिक्कत क्या है आपको? सबसे बड़ी बात, और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पे चुनाव आयोग जो है पूरी प्रखर निगरानी में काउंटिंग करे, इसमें आपको दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी बात तो ये है, आरोप लगाने से, जब प्रधानमंत्री आरोप लगाते हैं कि पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, तब बड़ी इमेज अच्छी बन जाती है। जब प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान, तालिबान, मुगल, ये सारे शब्द लेकर के आते हैं, तब तो देश की इमेज बहुत, देश का प्रधानमंत्री जयराम रमेश जी तो राज्यसभा के सदस्य हैं, यहाँ तो देश का प्रधानमंत्री अगर इतने क्या नाम थेथरे कहूंगा तो फिर आप कहेंगे प्रधानमंत्री के ऊपर ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन जिस बेशर्मी से प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, उससे तो देश की इमेज बहुत अच्छी बन रही है। जय आलोक जी, अगर आप शब्दों के ऊपर जाएं तो, प्रश्नों के ऊपर जाएं तो, ये सारे जितने प्रधानमंत्री जी के प्रश्न हैं 2024 के चुनाव में, अगर इनकी आप एक किताब लिख करके दे दें तो देश शर्मिंदा होगा और निर्लज्ज भारतीय जनता पार्टी तो शर्मिंदा होगी भी नहीं। ओके, अजय आलोक जवाब।
सुरेंद्र जी, आप बात समझ के नहीं समझने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि बहुत बेकार है। प्रधानमंत्री ने मुजरा कहा कि आप लोग मुजरा करते हैं अपने तुष्टीकरण के लिए अपने वोट बैंक के सामने, तो गलत नहीं कहा था। आप मुजरा क्या, आप कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे, आप लोग इतने निर्लज हो चुके हैं। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ पूरे भारत की। भारतीय जनता पार्टी हमेशा राज नहीं करेगी। भारत के लोकतंत्र का एक गरिमा है जो कि पूरे विश्व पहचानता है, क्योंकि भारत देश का विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक प्रणाली पे अगर आप सवाल खड़ा करेंगे, आपको अधिकार नहीं है राजनीति करने का या राजनीति के क्षेत्र में रहने का। आपके जैसे पार्टियों को बैन कर देना चाहिए। और चुनाव आयोग को हम लोगों ने इसलिए कहा है क्योंकि आदर्श आचार संहिता अभी लागू है, 6 तारीख तक लागू है। आप कोई ऐसा बात करके भारतीय लोकतंत्र पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। अब प्रधानमंत्री की भाषा वो बहुत गरिमामयी भाषा है, और आपको जवाब उसी भाषा मिलता है जब मौत का सौदागर कहिएगा। अजय आलोक भाई, दूसरा भी तो प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस की विधवा। सवाल दूसरा भी तो आपको कहा था कि इसको समझ लेने की सोनिया गांधी के लिए कहा, कांग्रेस में विधवा नहीं है क्या? इसके अलावा एक सवाल और भी है। आप तो अपने मन से सब कुछ अपने लिए मान लेते हैं। अजय आलोक जी, एक सवाल और है। पोस्टल बैलेट में क्या दिक्कत है अगर पहले गिनती हो जाए तो? भाई पोस्टल बैलेट से हमें कोई दिक्कत नहीं। हम तो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को जैसे करना है करने दीजिए ना। चुनाव आयोग को निर्देशित करने वाले हम कौन होते हैं? चुनाव आयोग को निर्देशित करने, अगर हम सुप्रीम कोर्ट को निर्देशित करें, जिसका जो काम है उसको करने दीजिए ना। निर्देशित क्यों कर रहे हैं आप? तो पहले आप ये कर लीजिए, पहले आप वो कर लीजिए। अरे आप पोस्टल बैलेट पहले गिनने की मांग को लेकर चला गया चुनाव आयोग, तो बीजेपी को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर आशुतोष, एक मिनट। ये अपनी मांग को लेके जाएं चुनाव आयोग के पास, जो करना है करें, हमको उससे क्या मतलब है? हम तो ये कह रहे हैं कि आप देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पे सवाल क्यों उठा रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी को आप जोड़ रहे हैं सीधे सीधे टीवी पोल पे, क्यों? बदहवास, मतलब इतनी बदहवास हो गई। अरे भैया आराम से जी लो, 48 घंटे हैं अभी। इस देश में अवसाद की समस्या बढ़ने वाली है। नए स्वास्थ्य मंत्री को बहुत काम करना है। अस्पतालों में बेड बढ़वाने पड़ेंगे डिप्रेशन के मरीज। किसके लिए बोल रहे हैं आप? तरीके से भर्ती होंगे। किसके लिए बोल रहे हैं आप? गौरव, एक मिनट में आ रहा हूं। किसके लिए बोल रहे हैं अजय आलोक? किसको अवसाद की समस्या बढ़ने वाली? अवसाद हो ही जाएगा ना। लगातार तीसरा चुनाव हारे हैं, अवसाद में तो जाना तय है। ये सब लक्षण अवसाद के ही हैं। बताइए सुरेंद्र जी। इस तरह से कमेंट्री करना, सुरेंद्र जी, अजय आलोक टीवी न्यूज़ सारे एग्जिट पोल्स को अजय भाई बुरा कर देना, प्रधानमंत्री के बारे में। अच्छा, सुन लीजिए डॉक्टर अजय आलोक, सुन लीजिए, आप कांग्रेस का जवाब देना चाहते हैं। आप शांति से बैठिए। सुन लीजिए, मैं आपसे सहमत हूं। मालूम है आपको कि अवसाद की समस्या बढ़ने वाली है। आप अपने अस्पताल में भी इलाज के लिए बेड बढ़वा लीजिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 10 साल के शासन के बाद जब अचानक से धम्म से नीचे गिरेगी, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, बड़े ज्यादा कार्यकर्ता है, आप जैसे बड़े नेता है, हमारे यहाँ से कुछ लोग चले गए हैं आपके यहाँ, ये सारे के सारे गंभीर अवसाद में आएंगे। अच्छे डॉक्टरों का इलाज कराइएगा। मेरा बेटा भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। आपको अगर किसी को काउंसलिंग की जरूरत हो तो उसको भी मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपसे इस बात से सहमत हूं कि अवसाद बढ़ने वाली है, एक बात। दूसरी बात, आपको मैं चुनाव आयोग में जाना, निर्देशित करना नहीं है चुनाव को, अपनी मांग रखना है। आप लोग क्या पीयूष गोयल और अभी जो संजय मयूख गया था चुनाव आयोग, क्या चुनाव आयोग को निर्देशित करने गया था या अपनी मांग रखने गया था? किस तरीके की भाषा का आप प्रयोग करते हैं? आप इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं कि कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप। आप किसको बेवकूफ बनाना चाहते हैं अजय आलोक साहब? सच बात यह है कि आप भी अपनी मांग लेकर के चुनाव आयोग गए और हम भी अपनी मांग लेकर के चुनाव आयोग गए। हम गए तो हमने अपराध कर दिया और आप गए तो कानून सम्मत काम कर लिया। भाई सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से चुनाव की गिनती हो, इसमें आपको दिक्कत क्या है? क्या आप नहीं चाहते कि चुनाव की गिनती पारदर्शी तरीके से हो? क्या आप नहीं चाहते कि देश में विश्वसनीयता बनी रहे? क्या आप नहीं लेकिन बहस केवल चुनाव आयोग जाने तक नहीं है। बहस इस बात की भी है कि 400 पार का दावा और 295 का दावा, किसके दावे में ज्यादा दम है? एक मिनट सुरेंद्र राजपूत जी, अजय आलोक जी, एक मिनट रुकिए, मैं आपके पास आता हूं। डॉक्टर आशुतोष, एक मिनट में आता हूं। लेकिन शंभुनाथ जी देखिए, हमारा एग्जिट पोल भी और तमाम एग्जिट पोल्स भी ये कहते हैं कि एनडीए की सरकार रिपीट हो रही है। 350 के आसपास ऑन एन एवरेज एनडीए को सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस का या इंडिया गठबंधन का जो 295 सीटों का जो दावा है, आपको इसमें कितना दम नजर आता है? आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? देखिए, कांग्रेस का दावा अतिरंजित नजर आता है, क्योंकि कोई भी एग्जिट पोल अभी ये नहीं बता रहा है कि भाई कांग्रेस 200 के ऊपर ही बढ़ रही है, सब 200 के नीचे ला रहे हैं, तो एकदम से 295 कैसे हो जाएंगे? हाँ, इनकी ये बात समझ में आती है
कि चुनाव आयोग बैलेट के जो बैलेट हैं, शमुना जी कुछ दिक्कत है इंटरनेट कनेक्शन में, मैं फिर से पार्था के पास जाऊंगा। पार्था, आपका इसी सवाल पर जवाब, क्या 295 कुछ ज्यादा नहीं हो गया? देखिए एग्जिट पोल का जो मतलब कि नंबर क्या होगा, फाइनल नंबर वो मालूम, वो डिफरेंट है। हाँ। लेकिन क्या एक दिशा तो क्लियर है, जो आप समझ लीजिए जो एनडीए का गवर्नमेंट बनने जा रहा है, ठीक है। अभी वो नंबर 350 होगा, 320 होगा, 370 होगा, वो एक क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो डायरेक्शन इज वेरी क्लियर। तो अगर आप किसी को 320 मिल रहा है तो 295 मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो देखिए एग्जिट पोल, इतना सारा एग्जिट पोल मुझे नहीं लगता गलत हो सकता है, ठीक है। और डिफरेंट एजेंसी ने किया है, तो मुझे नहीं लगता जो 295 पॉसिबल है, मुझे ये तो नहीं लगता है। डॉक्टर आशुतोष, चलिए नंबर हो सकता है 10-20 ऊपर नीचे हो, लेकिन डायरेक्शन तो सभी एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं, शंभुनाथ जी भी कह रहे हैं कि डायरेक्शन ये दिखता है कि आपको 295 तो नहीं मिल रहे हैं। फिर ये केवल अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने के लिए या फिर लड़ाई में बने हुए हैं ये दिखाने के लिए ये नंबर कोट किया गया, या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार भी है? नहीं, देखिए मैं दोनों चीजों का सवाल का जवाब देता हूं। पहली बात कि चुनाव आयोग क्यों गया इंडिया गठबंधन, अगर आप सब लोगों को ये याद होगा, ये तस्वीर अगर वो आप देख पा रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है कि वो ठीक से देख पा रहे हो, ये इस देश में आज़ादी के बाद पहली बार हुआ है। और अगर सब लोगों को याद हो कि ये इतनी हिम्मत किसी सरकारी कर्मचारी में कैसे आई, ये इस देश का जीता जाता स्वरूप है कि लोकतंत्र को खतरे में कैसे रखा गया। और ये सब होते हुए, सीसीटीवी को देखते हुए इस व्यक्ति ने लोकतंत्र का चीरहरण किया, और चुनाव आयोग ने जब हम लोग ने संज्ञान लिया तब जाके उस पर कार्रवाई करी। अब मैं आता हूं कि क्यों। देखिए मैं पहले वक्त बता चुका हूं कि क्लोज फाइट है। मुझे याद है कि एग्जिट पोल ज़्यादातर सही भी होते हैं और गलत भी होते हैं। तो हम किस बात से माने कि जब 2000 जब 96, 98, 99 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही थी और 2004 का पहला इलेक्शन 2004 का इलेक्शन था, तब आज तक, सहारा न्यूज़, जी न्यूज़, स्टार न्यूज़ बड़े चैनल हुआ करते थे। उस समय सारे न्यूज़ चैनलों में भारतीय जनता पार्टी को 250 के ऊपर सीटें दी थी। एक न्यूज़ चैनल में तो कम से कम 275 सीट दी थी, जिसका नाम बदल गया है। और वास्तविकता ये थी 138 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आई। तो ऐसा नहीं है कि गलती नहीं होती हैं। अभी हाल ही में बंगाल में क्या हुआ, लगभग सारे न्यूज़ चैनल्स, सारे का मतलब सारे, चाहे वो सी वोटर हो, चाहे रिपब्लिक हो, चाहे टाइम्स ना हो, चाहे पी मार्क हो, सबने भारतीय जनता पार्टी को 150 से ज्यादा सीटें दी थी। नतीजा बंगाल में चुनाव में 77 सीटें आई। ऐसे नहीं, हमने ना 150 सीटें दी थी और ना हमने टीएमसी को सबसे बड़ी पार्टी बताया था वहां पर। बंगाल चुनाव में हमने सबसे बड़ी पार्टी बताया था। मैं वो चीजें वो शेयर भी कर सकता हूं, मैं बिल्कुल। अगर आप देख सके तो मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी पार्टी हमने टीवी9 ने टीएमसी को सबसे बड़ी पार्टी बंगाल इलेक्शन में बताया था। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, मैं आपको सारी चीजों के डाटा के साथ बता सकता हूं। इसलिए अगर चांस ऑफ एरर 1% भी है तो हम उस पर सवाल उठाएंगे, क्योंकि ये बड़ा चुनाव है और देश की गति को बदलने वाला चुनाव। नहीं, लेकिन 2-4%, अजय आलोक, एक मिनट, डॉक्टर आशुतोष वर्मा, 2-4% का मार्जिन तो हर एग्जिट पोल एक्सपर्ट लेके चलता है, लेकिन इतना कि आप 100 पर 150 से 200 300 पहुंच जाएं, डबल हो जाएं सीटें। डॉक्टर अजय आलोक, नहीं, क्यों नहीं, 2004 में किया ना, 275 सीट दी और 138 सीटें आई। गौरव जी, ठीक है, एक मिनट, डॉक्टर अजय आलोक, आप किस बात पे कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं? डॉक्टर अजय आलोक। गौरव जी, ये सब कुछ नहीं है, ये ढकोसला है। परसों दोपहर में 11 बजे से ये ईवीएम का रोना रोएंगे कि हमारी तो 295 आ रही थी, इतनी कम कैसे हो गई, सरकारी ईवीएम है। ये सब ईवीएम पे रोने के लिए एक बेस फाउंडेशन तैयार कर रही है। ये देश की जनता क्या नहीं समझती है? ये लोग जानते हैं कि ये चुनाव हार चुके हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। उसी ईवीएम से तो 295 का आधार बता रहे हैं। ड्रामाबाजी है परसों से बचने के लिए कि एक दूसरे के। अरे अजय जी, उसी ईवीएम के चुनाव पर तो कह रहे हैं हम 295 जीत रहे हैं। वही तो कह रहा हूं, 295 आने नहीं है, इसलिए 295 का एक नंबर दे दिया। 295 कोई जन्म में नहीं आएंगे, 95 जन्म लेने पड़ेंगे 295 लाने के लिए। मैं इस पे आपत्ति करूंगा। कहानी तो 100 भी पार करेंगे। सब लोग मत बोलिए, अभी आप सब लोग बोलिएगा एक करके। एक मिनट, सुरेंद्र राजपूत, बताइए मुझे, अगर 295 नहीं आती तो क्या आप लोग ईवीएम को कटघरे में खड़ा करेंगे? देखिए, जिसको कहते हैं ना कि अजय आलोक जी बेवजह के ख्याली पुलाव पुकारे हैं। पहले
से पता नहीं क्या, जब बुआ की मूछें होंगी तब उसको चाचा कहिएगा। हम आपको अजय भाई इतना बताएं कि अगर हमको एक आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं हमने ईवीएम के खिलाफ दिया है, ईवीएम से ही हमने चुनाव लड़ने के लिए अपनी हामी भरी है। ऐसा तो है नहीं कि हमने क्या नाम ईवीएम का बहिष्कार किया है। तो आज की डेट में अगर हम कहीं पर किसी ईवीएम में गड़बड़ हो रही है, उसमें खाली भाजपा की पर्ची निकल रही है, तो क्या हम उस पर प्रश्न नहीं उठाएं कि हमने ईवीएम से चुनाव लड़ने की हामी भरी है? अगर किसी जगह पर ईवीएम किसी ट्रक में, अननंबर्ड ट्रक में मिल रही है, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको भी और हमें भी लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में आरोप लगाना, उठाना चाहिए कि नहीं उठाना? इसमें सारी चीजें आप अपने ऊपर नहीं, सुरेंद्र जी इसमें अंतर है। सुरेंद्र जी सुनिए, एक दो घटनाएं हो रही हैं, ठीक है, बिल्कुल उस पर आवाज उठाना चाहिए, लेकिन ब्लैंकेट आरोप लगा देना कि ईवीएम में गड़बड़ है और ईवीएम से बीजेपी या सत्ताधारी पार्टी टेम्परिंग कर रही है और हमारे उसमें चुनाव में धांधली हो रही है, वो अलग है। आप दोनों में क्या कह रहे हैं? मैं फिर से वही बात कहता हूं गौरव, जिम्मेवारी से कहता हूं कि अगर हम इस तरीके के आरोप लगाते तो क्या हम ईवीएम में के चुनाव को एक्सेप्ट करते? हम तो ये कह रहे हैं कि ईवीएम से जो चुनाव हुए हैं उनकी गणना जो है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार हो। जिस तरीके से वीवीपैट की पर्ची सेकंड नंबर के प्रत्याशी को अधिकार है कि पैसे जमा करके उसकी तुरंत गणना करा सकता है, उस अधिकार का उसका संरक्षण हो। तीसरे नंबर के प्रत्याशी को यह अधिकार होता है, वो हो। सुप्रीम कोर्ट की जो सारी गाइडलाइंस है चुनावी गणना में उसका उपयोग हो। और भारतीय जनता पार्टी वाले क्या निर्देश लेकर के जा रहे हैं कि साहब विपक्ष जो कह रहा है उसको मानना मत, बिल्कुल मत मानना। अगर वो कह रहा है कि क्या नाम जो बैलेट पेपर वाले जो है मतपत्र हैं उसको पहले मत गिनना। अरे भाई, जब हम ये कह रहे हैं और हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं और उसमें कोई आपत्ति नहीं है, आप हमको या तो ये बता दो कि पहले बैलेट पेपर गिनने में ये दिक्कत है या आप क्यों नहीं चाहते हो। फिर वही बात सुरेंद्र जी, सवाल तो फिर आपसे पूछा जाएगा ना कि अगर आप चुनाव आयोग जा सकते हैं अपनी मांग को लेकर, तो बीजेपी क्यों नहीं जा सकती? वो भी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकती है बीजेपी। मैं गौरव भाई, बीजेपी का जाने का पूरा अधिकार है, मैं तो कहता हूं जाए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हम प्रतिपक्ष में हैं, हमारे पास ज्यादा अधिकार है क्योंकि हमारे पास सत्ता ताकत नहीं। आप ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को निर्देश दे बीजेपी, उस पर मैं पूछ रहा हूं। मैं ये फिर से कह रहा हूं कि ये अजय आलोक ने कहा कि कांग्रेस पार्टी निर्देश देने गई थी, मैंने नहीं कहा। कांग्रेस पार्टी निर्देश देने गई थी, ये अजय आलोक का, जिसको कहा जाए फिजूल का और बहुत बेहद गंभीर और गंदा आरोप था। हम कैसे निर्देश दे देंगे? तो हमने उसके प्रत्युत्तर में पूछा कि क्या भारतीय जनता पार्टी जब हमारे बात गई तो क्या निर्देश देने गई थी? हमने तो आपसे पूछा, हमने तो जो मांगे रखी थी वो आपके सामने रख दी कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो, तो उसमें दिक्कत क्या थी? मेरी समझ में ये सारी बातें आपकी लॉजिकल हैं, इसमें तो किसी को दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अभी अजय आलोक अपनी पोजीशन क्लियर करेंगे। मैं आपसे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक जनरल क्लियरेंस, एक क्लैरिटी आ जाए हमारे व्यूअर्स को कि 295 आए या नहीं आए, कांग्रेस पार्टी को ईवीएम से कोई दिक्कत नहीं है। हम 295 से ज्यादा लाने जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमने ईवीएम पे चुनाव लड़ने की हामी भरी है। चुनाव लड़ने की जो हमने हामी भरी है वो इसी आधार पर भरी है कि हम ईवीएम पर हमने कोई ऐसी बात नहीं करी। वेरी गुड, वेरी गुड, आपने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी। अगर कोई कमी ईवीएम में निकलेगी तो उसकी शिकायत करना हमारा हक है। बिल्कुल हक है, बिल्कुल हक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बताइए अजय आलोक, ईवीएम पे इनको कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग क्यों बता रहे हैं ईवीएम का रोना रोएंगे? नहीं दिक्कत है तो बहुत अच्छी बात है, परसों देखेंगे ना। नई दिक्कत है तो ईवीएम पे बहुत अच्छी बात है। देश के कम से कम एक चुनाव आयोग पे इनको भरोसा हो गया, ये बहुत अच्छी बात है, स्वागत ही योग्य। चुनाव आयोग पर नहीं तो अभी तक तो लगातार बयान चुनाव आयोग के बारे में इन्हीं के पार्टी के नेताओं से, राहुल गांधी से, खड़गे साहसी से। खड़गे जी को तो डांटा भी चुनाव आयोग ने, बकवास करते रहते। अरे बीच में क्यों बोल रहे सुरेंद्र भाई? खड़गे जी को तो, अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ कि आप हमको गलत इंटरप्रिटेट मत कीजिए अजय आलोक जी, आपकी संगत खराब हो गई है। हम क्यों गलत इंटरप्रेट करने जाएंगे? हमें जरूरत क्या पड़ी आपको इंटरप्रेट करने? हम ये कह रहे हैं आपको कि तो इंटरप्रेट चुनाव चुनाव आयोग खुद कर लेता है, देश आपको खुद इंटरप्रेट कर लेता है कि आप चाहते क्या है। आप क्लीन चिट चुनाव आयोग को देने वाले कौन हो? अगर हम चुनाव आयोग को शिकायत करते हैं कि साहब सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में हो, तो आपको दिक्कत क्या है? आप बताओ। हमको कहां दिक्कत, आप दीजिए ना, आप 5 चीज जाके दीजिए। आपने प्रधानमंत्री के ऊपर शिकायत की चुनाव आयोग से, हम लोगों को दिक्कत हुई क्या?
अरे भैया, तो निर्देश तो आपको देने की आदत रही है ना चुनाव आयोग को। अरे हमें घर में बैठे सुरेंद्र भाई आप बोले तो अजय आलोक कुछ नहीं बोल रहे थे, आप उनको बोलने दीजिए। सुरेंद्र राजपूत मैं आऊंगा अभी डिबेट में समय है। अब एक बार अजय आलोक बोल लें, आप बहुत लंबा बोले, बीच में नहीं बोले, एक बार बोल लें, फिर आपको अगर कोई आपत्ति होगी तो जरूर दर्ज कराइएगा। पहले अजय आलोक बोल लें, बोलिए अजय आलोक। देखिए गौरव जी, हमें कोई आपत्ति नहीं है कि कांग्रेस पार्टी जाके चुनाव आयोग से क्या क्या मांग करती है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, मांग करते रहिए। चुनाव आयोग का काम है अपने हिसाब से अपना निर्णय लेना। लेकिन आप जो इतना बड़ा आरोप लगा रहे थे कि 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ईवीएम का रोना रोएंगे, कांग्रेस प्रवक्ता ने ऑन रिकॉर्ड बोल दिया अजय आलोक जी कि ईवीएम से कोई दिक्कत नहीं है। संयमित रखने के लिए सलाह देनी पड़ी, चेतावनी देनी पड़ी। नहीं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को चुनाव आयोग को निर्देशित करना पड़ा, चेताना पड़ा, चेतावनी देनी पड़ी कि आप अपनी भाषा संयमित रखें और उलूल जुलूल आरोप मत लगाएं। आज जो आरोप लगाया खड़गे जी ने, खड़गे जयराम रमेश ने, इनके मीडिया प्रभारी हैं, 150 डीएम से अमित शाह ने बात की, मजाक बनाया हुआ है क्या? इस बात की शिकायत नहीं करेंगे चुनाव आयोग में? अच्छा, एक मिनट में रोकूंगा। लाइव तस्वीरें आ रही हैं, निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल, संजय मयूख चुनाव आयोग से मुलाकात करके वापस आए हैं और अब वो मीडिया से बात करने जा रहे हैं। वो तस्वीरें आ रही हैं हमारे सामने लाइव, जो भी बोलेंगे, जैसा बोलेंगे तुरंत हम लाइव आपको दिखाएंगे। वो तस्वीरें आ चुकी हैं। तब तक अजय आलोक अपनी बात पूरी करिए आप। नहीं तो हमारा भी अधिकार है कि अच्छा, बोलना शुरू कर चुके हैं पीयूष जी, सुन लेते हैं कि अजय आलोक जी, एक मिनट, सॉरी बीच में रोक रहा हूं, पीयूष जी बोलना शुरू कर चुके हैं, सुन ले क्या करें। फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी met with the chief election commissioner and the election commissioners to demand and urge the election commission to take 4 important steps. One, we have requested the election commission to ensure that every official engaged in the counting process is fully conversant with the minutest details of the prescribed process and engages diligently with all the Election Commission of India protocols, counting protocols, so that there can be no deviation whatsoever from what has been provided. 2, to ensure the safety and security of the electoral process during the counting and announcement of results, including enhanced monitoring and security measures to prevent any attempts at violence or unrest. 3, to take cognizance of the systematic attempts to undermine the electoral process and take stringent action against those responsible. And 4, issue a public statement affirming the integrity of the electoral process and warning against any attempts to disrupt the democratic process. Friends, we had to call upon the Election Commission of India today in light of the repeated attempts by a section of the political parties led by the Indian National Congress and their alliance, India Alliance partners, and also by certain motivated civil society groups and NGOs who are trying their level best to undermine the integrity of India's electoral process. Their efforts against India's very robust electoral process are a direct attack on our democratic institutions and pose a risk to public order and trust in our electoral system. We Indians are extremely proud that for 30 years now, we have had an unblemished track record in which elections are held in a free and fair manner, elections are held in an orderly manner, and the world today looks up to India's electoral system as one of the most robust, transparent and high integrity election systems. सुरेंद्र जी सुनिए क्या कह रहे हैं बीजेपी के नेता। कांग्रेस नेताओं ने इलेक्शन कमीशन के पूरे प्रोसेस के ऊपर सवाल उठाया और उस पर कार्रवाई करने की जरूरत है, ये कहते हुए वो चुनाव आयोग से अभी जो अजय आलोक कह रहे थे वो शिकायत करके आए आपकी।
वो तो हमें पता है ना कि हमने तो कहा ना, हमने अजय आलोक जी को देख के ही कह दिया था कि ये शिकायत करने गए। अजय आलोक जी कह रहे थे निर्देश लेने या दे नहीं, आप लोगों ने ऐसा कुछ किया है? आप लोगों ने चुनाव आयोग की इंटीग्रिटी पर सवाल उठाया है? वो क्यों कह रहे हैं ऐसा? देखिए, हाँ, मैं फिर से आपसे कहता हूं गौरव जी, याद रखिएगा कि ये देश का संविधान हमें आजादी देता है, जिस फैसले से हम असहमत हैं उसके विरुद्ध आवाज उठाएं। अगर वो आवाज चुनाव आयोग नहीं सुनता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएं। अगर सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच आवाज नहीं सुनता है तो हम डबल बेंच में जाएं। नहीं, वो तो आप जाएं, आपका अधिकार है, हमारी हक है, संवैधानिक हक है। लेकिन वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, मुझे ये बताइए। बात है तो आप सुनिए, बताइए। अच्छा बताइए, आप बताइए। ये तो पीयूष गोयल जी बताएंगे ना, हम कैसे बता दें? भाई, हमने तो अपने हक की बात करी। अब पीयूष गोयल जी को क्या परेशानी हुई, मोदी जी को क्या परेशानी हुई जो अजय आलोक जी को यहां बिल्कुल मिर्ची खा के बैठा दिया? ये तो अजय आलोक जी बताएं, पीयूष गोयल जी बताएं या नरेंद्र मोदी जी बताएं, हम कैसे बता देंगे इस बात को? बताइए। अजय आलोक जी से पूछ लेता हूं। ठीक है, अजय आलोक जी से पूछ लेता हूं। अजय आलोक जी, इनका संवैधानिक अधिकार है आपत्ति दर्ज कराना, सवाल उठाना, तो आप लोग चुनाव आयोग क्यों पहुंच गए? सुरेंद्र जी पूछ लेता हूं, यही पूछ रहा हूं, अजय जी से यही पूछ रहा हूं कि इनका संवैधानिक अधिकार है भाई। वो कह रहे हैं हमको किसी से असहमति है तो हम सवाल उठाएंगे उस पर। आप वो असहमति का अधिकार कैसे छीन सकते हैं इनसे? इनका संवैधानिक अधिकार है क्या ये कहना कि होम मिनिस्टर ने 150 डीएम को फोन किया चुनाव प्रभावित करने के लिए? ये इनका संवैधानिक अधिकार कब से हो गया? ये कहा क्या भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली ऐसी है क्या? ये पीयूष गोयल ने कहा क्या? पीयूष गोयल ने नहीं, जयराम रमेश ने जो कहा है। पीयूष गोयल ने आप कहा इलेक्शन प्रोसेस में ही सवाल उठा रहे हैं। आपकी मंशा ये है, शिकायत करने आपकी मंशा ये, आप इलेक्शन प्रोसेस में ही सवाल उठा रहे हैं पूरे। आप काउंटिंग पे सवाल उठा रहे हैं, आप इस पे सवाल उठा रहे हैं कि इलेक्शन को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। पूरे चुनाव के दौरान आपने बार बार चुनाव आयोग पे ये सवाल उठाया। अरे मुझे ये बार बार आपने उठाया। आपको सुप्रीम कोर्ट से अपने मन का डिसीजन नहीं मिलता है, तब भी आपको दिक्कत हो जाती है। आप बीच में मत बोलिए। अरे आपकी जो मंशा है वो बहुत खराब है। एक मिनट बोलिएगा। नहीं, आप अभी बोलिएगा, उनको बोलने दीजिए, फिर अभी आप बोलिएगा। विदेशों में भी जाके कह चुके हैं ये बात। ये लीजिए, अब विदेशों में जाके तो चुनाव आयोग से शिकायत देश को ये जानना चाहिए कि राहुल गांधी विदेशों में भी जाके, इंग्लैंड में जाके, जर्मनी में जाके, इटली में जाके उन्होंने सीधा सीधी कहा है कि भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये लोग हस्तक्षेप करें। एआई का, इंटेलिजेंस यूनिट का हम लोग को पूरी रिपोर्ट मिल चुकी है कि कैसे इजराइल की एक फर्म के साथ मिलकर भारत के चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की गई। राहुल गांधी लाइव एग्जांपल है इसका। आज ये सवाल उठाना जयराम रमेश का कि डीएम को फोन करेंगे, 150 डीएम को, ये तमाम व्यवस्था ये विश्व के सामने दिखाना चाहते हैं कि भारत के लोकतांत्रिक प्रणाली पे प्रश्न है। ये गंभीर मसला है। ये देश की आंतरिक सुरक्षा को भी खतरा है और देश की सारी संप्रभुता को कचरा पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जवाब देना चाहते हैं। ओके, सुरेंद्र राजपूत, फिर आशुतोष वर्मा के पास जाऊंगा। सुरेंद्र राजपूत जवाब देना चाहते हैं। आपने जो आरोप लगाया उनके ऊपर वो जवाब देना चाहते हैं। सुरेंद्र राजपूत, कहां से आई ये रिपोर्ट कि 150 डीएम को कॉल की गई? कहां से ये रिपोर्ट इनके पास आई? अगर क्या नाम ये रिपोर्ट है तो ये पीयूष गोयल ने क्यों नहीं कहा अभी? नंबर 1। नंबर 2, अगर एआई इजराइल के तो मानस क्यों आरोप लगाया? भाजपा वाले मानस पुत्र ये हैं। अगर एआई का कोई आरोप, जयराम रमेश ने ये आरोप क्यों लगाए? आपने जिस आदमी ने उनका यूज करने की कोशिश करी, जयराम रमेश को खाइए मत। जयराम रमेश के बयान से भागिए मत, वो आपके मीडिया प्रमुख हैं। भारतवर्ष एक मिनट, अजय जी रुकिए। सुरेंद्र राजपूत बोल रहे हैं। अजय जी एक मिनट, सुरेंद्र राजपूत का टर्न। अजय भाई, मैं आपसे कह रहा हूं, अगर राहुल गांधी ने या किसी आदमी ने या किसी हिंदुस्तानी नागरिक ने एआई का सहारा लिया इजराइल की, तो अब तक आप लोग अंडे छील रहे थे। एफआईआर क्यों नहीं की? उस आदमी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया आपने उस आदमी को जेल में क्यों नहीं बंद किया? या आप ये इंतजार कर रहे थे गौरव का शो होगा अड़ी और उसमें हम टीवी 9 भारतवर्ष पर इसका खुलासा करेंगे? इससे क्या आपको मिला? नंबर 1। नंबर 2, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, पूछ लूं? गए थे तो आप एक सवाल पूछूं आपसे? और तीसरी बात, हर बात में आप राहुल गांधी को बीच में ले आते हैं। राहुल गांधी ने कब ऐसा कहा? प्रमाणित करिए। एक सवाल पूछ लूं आपसे? आप हमेशा कहते हैं कि एक सवाल वही कह रहा हूं, एक सवाल पूछ लूं? और न छोर सवाल आपके ऐसे होते हैं जिसको कहा जाए बिहार में थेथरई जिसको कहा जाता है। अच्छा, एक मिनट, नहीं एक मिनट, आप आपसे सवाल पूछ रहे हैं, पूछिए। अजय आलोक क्या बोल रहे हैं आप? सर पूछिए, आलोक भाई पूछिए।
राहुल गांधी ने लंदन में, कैम्ब्रिज में, जर्मनी में, इटली में, तीनों जगह पे ये कहा था कि नहीं कि भारत कर की लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप जैसे देशों को इंटरफेयर करना चाहिए, हाँ या ना? राहुल गांधी ने सही किया था या गलत? बिल्कुल नहीं कहा था, कभी नहीं कहा था। अरे क्या बात कर रहे हैं? गौरव जी प्ले करवाइए वो बयान, गौरव जी बयान प्ले करवाइए। The big democratic power should interfere in Indian democratic system. राहुल गांधी ने कहा है ये। मैं फिर से कहता हूं, अगर राहुल गांधी ने ये कहा है, गौरव जी वो बयान प्ले करवाइए। नहीं अजय जी, अभी उस बयान में बात नहीं हो रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता जवाब देंगे उस पर, कांग्रेस के प्रवक्ता जवाब देंगे उस पर। अगर नहीं कहा होगा तो अपना अस्पताल हमारे नाम कर देना। अरे अब आप अस्पताल पे चले जाते हैं इनके, आप पर्सनल चले जाते हैं, चुपचाप रहिए। आप पर्सनल चले जाते हैं। खुलेआम ये कहा है कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप लोग का दखल होना चाहिए। सजा मिलनी चाहिए ना झूठ बोलने। आप क्या नाम करेंगे उनके? आप क्या नाम करेंगे अगर आप गलत साबित हुए तो? राजनीति छोड़ देंगे, राजनीति नाम कर देंगे उनके। आप पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाइए पूरा। नहीं, लेकिन मुद्दा राहुल गांधी का बयान नहीं है, मुद्दा है राहुल गांधी का दावा। मैं बार बार ये कह रहा हूं, आखिर किस बात की बिना पर या किस आधार पर 295 सीटों का दावा किया गया? अब सवाल दूसरा है, आशुतोष वर्मा मुझे ये बताइए, किस बात का डर है आप लोगों को? चुनाव आयोग क्यों जा रहे हैं? पोस्टल बैलेट बाद में गिने जाए, पहले गिने जाए, गिनती तो वही रहेगी। नहीं, देखिए, हम आपको फिर बोल रहे हैं कि कोई भी कहीं भी प्रेशर होने की वजह से जो भी एग्जिट पोल आया है, एग्जिट पोल करने का उनको स्वतंत्र काम है, वो अपना एग्जिट पोल करें। लेकिन जो भी पॉलिटिकल पार्टी लड़ती है उनका भी अपना एक ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल होता है। हमारा सर्वे में, कांग्रेस पार्टी के सर्वे में, टीएमसी के सर्वे में, आरजेडी के सर्वे में या सीपीएम के सर्वे में स्थितियां अलग हैं। सर देखिए, तो अगर बीजेपी का सर्वे होता तो मैं कहता कि हाँ बीजेपी का अपना सर्वे हो सकता है, इंडिया का अपना सर्वे हो सकता है, लेकिन ये पोलस्टर्स जो सर्वे कर रहे हैं, तमाम एजेंसीज जो सर्वे कर रही हैं, वो एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। और मेरा दूसरा सवाल है, मैं पूछ रहा हूं किस बात का डर है इंडिया गठबंधन को पोस्टल बैलेट को लेकर? किस बात का डर है? मैं वही बात कर रहा हूं। हमारा ये निष्कर्ष निकल के आया है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का या सरकार के दबाव के कारण ये एग्जिट पोल दिए गए हैं, जिससे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो एआरओ है, जो आरओ हैं, उनको ये समझ में आ जाए ब्यूरोक्रेसी को कि सरकार तो हमारी ही बनने वाली है, जो ऊंच नीच हो सकती है वो आसानी से करो। मतलब आपको लगता है इतना धांधली, इतनी धांधली इतने बड़े लेवल पर हो जाएगी? मैं शंभुनाथ शुक्ला जी, आपका तो बड़ा लंबा करियर है सर, ये जो आरोप लगा रहे हैं आप इससे सहमत दिखते हैं? शंभू जी शंभू जी का टर्न है, मेरी बात पूरी होने दीजिए, फिर अच्छा एक मिनट आशुतोष जी 20 सेकंड अपनी बात पूरी कीजिए, फिर शंभुनाथ शुक्ला बोलेंगे। मेरी बात पूरी होने लीजिए। क्या इस देश ने चंडीगढ़ प्रकरण इसके पहले आज की आजादी के बाद देखा? ये हिम्मत कैसे आती है किसी व्यक्ति के अंदर कि खुलेआम सीसीटीवी में वो पूरा पोल बदल देता है? ये हिम्मत किसने दी? अरे तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन किया ना। इस देश में अदालतें हैं ना, इस देश में ऐसी संस्थाएं हैं ना जिसने उसको सजा दी, वो तो हुआ ना। मर्डर कर, मैं तो ये कह रहा हूं कि उसने गलत किया तो उसको सजा मिली। मैं तो ये पूछ रहा हूं, मैं वो बहुत छोटा सा पोल था सर, ये लोकसभा का चुनाव है, आप एक नगर निगम के चुनाव को आप लोकसभा के चुनाव से कंपेयर कर रहे हैं। कहां आप एप्पल और ऑरेंज को कंपेयर कर रहे हैं? मैं कहूं एप्पल और वाटरमेलन को कंपेयर कर रहे हैं। मैं एक मिनट सर, मैं एक मिनट रुकिए, मैं आपको मैंने पूरा समय दिया सर, आप मुझे शंभू जी की टिप्पणी लेने दीजिए। बात नहीं पूरी, पुलिस होने से किसी को मर्डर करने का अधिकार नहीं मिलता है। ये कहां से बात कर दी? नहीं तो मैं कहां कह रहा हूं कि अधिकार मिलता, मैं कह रहा हूं वो एक छोटा सा चुनाव और लोकसभा का इतना बड़ा चुनाव, आप दोनों को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? शंभू जी आप बताइए सर, आपका क्या कहना है? चुनाव आपको छोटा लगता है? कह रहे हैं अभिषेक जी, अब वो संभव नहीं हो सकता। चुनाव प्रक्रिया में धांधली चलिए मानते हैं, होती रही, होती भी होंगी, लेकिन अब नहीं हो सकती। अब ईवीएम में सारा फैसला कैद है, अब काउंटिंग होगी तो अब कैसे धांधली हो जाएगी? इसका मतलब आपको चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है, किसी भी प्रक्रिया पे, कार्यपालिका पर विश्वास नहीं है, चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक व्यवस्था पर विश्वास नहीं है, तो फिर क्या माना जाए? फिर तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि भाई किसी का भी जो निष्पक्ष व्यक्ति है उसका मानना अब ये नहीं हो सकता है। ईवीएम में वोट पड़ चुके हैं, जिसके हिस्से में जितना आना है वो आ चुका है। ठीक है, आप 295 का दावा करिए, किसी ने मना नहीं किया है, लेकिन इस तरह के सवाल उठा देना कि अब जो गड़बड़ होगी, गड़बड़ होने की आशंका, कैसे गड़बड़ हो जाएगी? मैं यही सवाल पार्था से मिलूंगा। पार्था आप बताइए, क्या इतने बड़े लेवल पर ऐसा जैसा ये आरोप लगा रहे हैं इंडिया गठबंधन वाले, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, देखिए इस लेवल में नहीं होता है। देखिए अभी तो ईवीएम का रिजल्ट आता है और रिजल्ट फॉर्म 20 का हिसाब से बाहर भी आता है, ठीक है? तो ऐसे हम लोग तो फॉर्म 20 वगैरह काफ़ी एनालिसिस करता है, तो उस तरीके से प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। कुछ अगर क्लोज सीटेड है,
उसमें समझ लीजिए क्या ये पोस्टल बैलेट कितना काउंट हो सकता है, समझ लीजिए 2000 वोट उतना तक ही काउंट हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता इतना बड़ा इश्यूज है जो समझ जो। अच्छा, मेरे पास समय कम है, मैं एक पार्था, सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, 10 सेकंड में एक जवाब चाहिए। आप ये भी क्लियर कीजिए, जैसे ईवीएम पे क्लियर किया सुरेंद्र राजपूत, आप लोगों को चुनाव आयोग पे पूरा भरोसा है या नहीं? हमें देश की सारी संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा है, लेकिन अगर वो कोई ऐसा काम करेंगे तो जो संविधान सम्मत नहीं होगा तो उनकी शिकायत करना, उनसे असहमति व्यक्त करने का पूरा हक हमें। ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, आज हम यहां पर बात कर रहे थे 295 या 400 पार, बस कुछ घंटों का वक्त बाकी है। इसी स्क्रीन पर चारों तरफ जैसे अभी आप एग्जिट पोल के आंकड़े देख रहे थे, वैसे ही आपको एग्जैक्ट जो रिजल्ट्स होंगे उनके आंकड़े दिखेंगे। कहीं मत जाइएगा, 4 जून को सबसे तेज नतीजे आपको TV9 भारतवर्ष पर दिखेंगे।